नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक को इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की काबिलियत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस who are competent to contract. Every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is a subject. बेयर एक्ट का ऑफिशियल वर्जन है, आपको एग्जाम में यही लिखना है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, हु हैज अ साउंड माइंड एंड मेंटल कंडीशन एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी हम लोग हर एक क्राइटेरिया को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है बालिग उम्र। मेजॉरिटी से नीचे जो भी इंसान होगा इसे हम लोग कहते हैं माइनर। माइनर यानी नाबालिग इंसान। एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 18 साल है और ये द मेजॉरिटी एक्ट 1875 द्वारा निर्धारित किया है। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। एग्जाम अगर आसान होगा तो आपको पूछा जाएगा कि एज ऑफ मेजॉरिटी कितना है, वो बता दीजिए, तो उसका आंसर है 18 साल। लेकिन अगर डिफिकल्ट वाला एमसीक्यू आ गया या फिर एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा है, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी कौन से एक्ट द्वारा निर्धारित किया गया, तो आंसर है मेजॉरिटी एक्ट 1875। इसके बाद में कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा क्राइटेरिया है साउंड माइंड और मेंटल कंडीशन। साउंड माइंड यानी संतुलित दिमाग, यानी एक इंसान जो अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इसकी जांच पड़ताल करने की और इसके ऊपर एक रैशनल डिसीजन बनाने की काबिलियत रखता है। ऐसे इंसान को हम लोग कहेंगे साउंड माइंड वाला इंसान। ये था दूसरा क्राइटेरिया। और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का तीसरा क्राइटेरिया है वो जो इंसान है वो किसी भी कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है इसे हम लोग अभी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूं। एक एलियन एनिमी जो है वो एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन है। तो कोई भी ऐसा कंट्री जो इंडिया के साथ वॉर में चल रहा है तो उस कंट्री का जो सिटीजन है उसे हम लोग कहेंगे एलियन एनिमी। और इंडिया का कोई भी सिटीजन एलियन एनिमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। अभी हम लोग हर एक क्राइटेरिया को एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। एग्रीमेंट्स का मतलब है अनुबंध और माइनर का मतलब है नाबालिग इंसान। एग्रीमेंट्स विथ माइनर आर वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो एक लैटिन लीगल मैगजीम है जिसका मतलब है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके बाद में माइनर्स एग्रीमेंट कैनॉट बी रेटिफाइड एंड कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी सीरीज के ऊपर, तो मैंने आपको समझाया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो दो पार्टीज होती है। एक पार्टी प्रपोजल देता है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। इसके बाद में एक पार्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफर करती है, फिर सामने वाली पार्टी कंसिडरेशन ऑफर करती है। ये दोनों चीजें लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, तब जाकर बनता है एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ ऐड होती है तब जाकर वो एग्रीमेंट रेटिफाई होता है और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी अगर माइनर होगी तो ये जो तीसरी स्टेप है यानी एग्रीमेंट रेटिफाई होके कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होना, ये हो नहीं पाएगी और इसीलिए वो एक लीगली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसी से रिलेटेड माइनर्स एग्रीमेंट कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के सामने यानी किसी भी सिविल कोर्ट के सामने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ नॉर्मल सिचुएशंस में, तो हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत किसी भी सिविल कोर्ट में जाकर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, एक पार्टी जो है वो माइनर है और माइनर होने की वजह से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ और कोर्ट के सामने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही जा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए एग्रीमेंट्स विथ माइनर
या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ माइनर कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन माइनर कैन होल्ड अ प्रॉपर्टी, minor can be beneficiary to a property, nominee to a property, minor can be beneficiary to a trust। मान लीजिए किसी भी ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी है और उस ट्रस्ट ने एक माइनर को अपना बेनिफिशियरी नॉमिनेट कर दिया। इसका मतलब है सेस्टुइक्वे ट्रस्ट, ये एक लीगल टर्म है, इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। सेस्टुइक्वे ट्रस्ट यानी बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, किसी भी ट्रस्ट ने अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी माइनर को नॉमिनेट कर दिया, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। इसके बाद में माइनर कैन बी एन एजेंट, लेकिन अगर एजेंट ने यानी माइनर एजेंट ने कोई ब्रीच कर दिया तो उसे पर्सनली जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। माइनर को सिर्फ अपनी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उन्हें फुलफिल करना है और बाद में प्रिंसिपल ने उसे एक रेम्यूनरेशन पे करना है। सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एक एजेंट जो कि माइनर है उन दोनों के बीच में हो सकता है। इसके बाद में माइनर कैन बी अ पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी इन अ फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के जो नॉर्मल पार्टनर्स है उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर कामकाज में हिस्सा भी ले सकता है, लेकिन माइनर की जो लायबिलिटी है वो उसके शेयर्ड कैपिटल के जितनी ही लिमिटेड है, यानी जितना पैसा माइनर पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ उतने ही पैसे के लिए वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। माइनर किसी भी चीज के लिए अनलिमिटेड लायबल नहीं है जैसे कि नॉर्मल पार्टनर्स है। और इन सभी सिचुएशन में माइनर को पर्सनली जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर उसने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारी है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी बना है, ऐसा झूठ बोल के कि वो एक मेजर इंसान है। मान लीजिए माइनर ने ऐसा झूठ बोला कि वो मेजर है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने उसे 1 लाख रुपए या फिर कोई भी अमाउंट पे कर दिया और माइनर ने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए। वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आप कोर्ट में चले गए और कोर्ट को ये पता चला कि सामने वाला पार्टी माइनर है। ऐसे में आपने सारी चीजें फॉलो किए बगैर, यानी कोर्ट क्या बोलता है कि आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था कि सामने वाला सच में मेजर है या नहीं, और इस चीज का जो भुर्दंड है जिसको हम लोग कहते हैं, इस चीज का जो हर्जाना है वो आपको भरना पड़ेगा। और इसीलिए माइनर को अगर माइनर ने ऐसा झूठ भी बोला कि वो मेजर इंसान है और कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मार दी, फिर भी आप उसे पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। आपने उसको जो भी अमाउंट पे किया है वो आप भूल जाओ, आप उसके खिलाफ कोई भी लीगल मुकदमा नहीं दायर कर सकते या फिर उसे पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन, यानी साउंड माइंड होना कितना जिम्मेदार है।